हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में अभी हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड है कि क्वेश्चंस यहीं से आएगा। इससे आउट क्वेश्चन आपका और कुछ भी नहीं जाने वाला है। जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बस यही सब क्वेश्चन जाके कर लो, आपके पेपर में यही क्वेश्चन छपे हुए रहेंगे। चैप्टर 1 से लेकर 3 तक की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपको देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप देख लेना। तो चलिए, इस चैप्टर के पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन आपका बनेगा, उन फॉर्मूला को पहले आपको अच्छे से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोल दिया जाए कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं। अब आपको नेचर ऑफ द रूट्स थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये भी आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका गारंटी पूछा जाता है। तो नेचर ऑफ द रूट्स का पहला कंडीशन है कि अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आए, d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, आप डिस्क्रिमिनेंट निकाले, उसका वैल्यू 0 से बड़ा आता है, जैसे 4 आ गया, 0 से बड़ा है, तो जो रूट्स होगा वो रियल और अनइक्वल होता है। अनइक्वल को हम डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, यानी कि जो रूट्स होता है वो रियल और डिस्टिंक्ट होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, दूसरा कंडीशन है कि अगर d = 0 आए तो जो रूट्स होता है वो रियल और इक्वल होता है। ठीक है। एंड तीसरा कंडीशन है कि अगर d का वैल्यू 0 से कम आ जाता है, यानी कि नेगेटिव में आ जाता है, जैसे कि -3 आ गया, तो ये नो रियल रूट्स होता है, मतलब रियल रूट्स होता ही नहीं है। तो फिर किस तरह का रूट होता है? ये एक इमेजिनरी रूट्स होता है, जो कि आगे आप क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो वहां पे आप इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ोगे। ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट से रिलेटेड आपको ये 3 कंडीशन सबसे पहले याद रखने होंगे। अब ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हमेशा एक पैराबोलिक होता है, इसको याद रखना। पैराबोलिक कहने का मतलब है कि कुछ इस प्रकार से होगा, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। नेगेटिव में ये पैराबोलिक कब बनता है? जब ये a जो होता है वो नेगेटिव में होता है। जो ax² हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं ना, a का वैल्यू अगर नेगेटिव में रहता है तो डाउनवर्ड से बनता है, और a अगर पॉजिटिव में रहता है तो पैराबोला जो बनता है वो अपवर्ड बनता है। बस इतना थोड़ा सा बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपको रूट्स निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे, x = -b ± √b² - 4ac। b² - 4ac क्या है? यही डिस्क्रिमिनेंट, और बाई 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इतना फॉर्मूला याद कर लिए तो चलिए अब सारे क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, और बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है इसमें 2 इक्वल रूट्स है। ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसको हम लिख लिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो kx और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² हो जाएगा, फिर kx को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx हो गया, और +6 जैसे का वैसे उतारे, यहाँ पे = 0 रहने दिए। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जो रूट्स है इसमें 2 इक्वल रूट्स हैं, मतलब रूट्स जो है इक्वल है। तो पीछे अभी हमने आप लोग कंडीशन बताया था, अगर रूट्स इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होता है। तो हम इस प्रकार से लिख लिए कि देयरफॉर d = 0। अगर रूट्स इक्वल आ जाता है तो d = 0 होता है, ये हमने पीछे पढ़ा अभी। और d का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। तो b² - 4ac = 0 हो गया। अब b इसमें क्या है? तो ये x का कोफिशिएंट यानी -2k। तो b के जगह पे हम अच्छा यहाँ पे क्या किए हैं कि -4ac को हम इक्वल टू के उस साइड कर दिए, तो -4ac उस साइड जाके +4ac हो गया। अब हम वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, b के जगह पे -2k पुट करेंगे और स्क्वायर कर देंगे। देखो b के जगह पे -2k पुट किए, स्क्वायर कर दिए। इसके बाद 4 है, 4 रहने दिए। a का क्या है वैल्यू? तो x² का कोफिशिएंट यानी कि k, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म यानी कि ये 6। इतना हो गया। अब इसका स्क्वायर कर लो, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और k का स्क्वायर k² हो जाएगा, यानी कि 4k² हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24k हो गया। ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये कट गया और ये k कट गया, मतलब एक k जो है कट गया। अब k 4k = 24 जो बच गया इसको रहने दिए। अब 4 नीचे आ जाएगा तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24/4,
और इसको हम काटेंगे तो 4 का टेबल 24 6 बार में कट जाएगा, काट दिए तो k का वैल्यू 6 निकल गया। तो बस हमें यही जो है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे बोला गया था। तो एक क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए बोला गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और अगर रूट्स रियल आता है तो रूट्स निकालने के लिए भी बोला है। तो पहले तो हमें नेचर ऑफ द रूट्स निकाल के देखना होगा ना कि रूट्स रियल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो रूट्स निकालेंगे, नहीं आएगा तो रूट्स नहीं निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अच्छा, रूट्स हम निकालने के लिए आगे मैं सिखाऊंगा। पहले नेचर ऑफ द रूट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये डी 0 से बड़ा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, या डी से 0 से छोटा आ रहा है, ये पहले हमें देखना पड़ेगा। यानी कि पहले हमें डी निकालना पड़ेगा। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको लिख दिए। अब बी का जो वैल्यू है यानी एक्स का कॉफिशिएंट, इसको यहाँ पे बी के जगह पे पुट किए। ए का वैल्यू हम एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ये ले लिए और कांस्टेंट टर्म 4 यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, मतलब ए सी के जगह पे ए और सी का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ से उठा के। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 16 3 जा कितना होगा 48 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना निकलेगा 48, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो 48 में 48 घटाएंगे तो 0 निकल जाएगा। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकल गया 0। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 निकलता है तो जो इक्वेशन होता है मतलब d इक्वल टू 0 होता है, तो ये जो इसका जो नेचर ऑफ द रूट्स होगा वो 2 इक्वल रूट्स होगा। ठीक है, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आता तो रियल और अनइक्वल होता, बट d इज इक्वल टू 0 आया ना तो रूट्स रियल होगा और इसमें 2 इक्वल रूट्स निकलेगा। तो रूट रियल निकला तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रूट्स निकाल के भी दिखाना पड़ेगा। तो रूट्स चलिए अब निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो रूट्स निकालने के लिए हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हो। पीछे हमने आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी एक दिखाया था। क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये वाला अभी आप लोग को हमने पीछे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिखाया था। अब इस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, बी और ये जो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाला, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ए का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो वही किए हैं, बी के जगह पे हम बी का वैल्यू पुट कर दिए, ये माइनस पहले था इसको रहने दिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ये माइनस पहले था इसको रहने दिए, ये बी के जगह पे ये b का वैल्यू था ना, इस b के वैल्यू को यहाँ पे पुट किए और रूट था रूट लगा दिए, प्लस माइनस यहाँ पे था इसको भी रहने दिए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 निकला था, यहाँ पे 0 डाल दिए। आगे देखो यहाँ पे 2 है, 2 रहने दिए, a के जगह पे मल्टीप्लाई देके a का वैल्यू कितना था यानी एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 3 था, तो हम a के जगह पे 3 पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 4√3 0 का अगर रूट निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब इधर कुछ बचा नहीं, उधर हटा दिए। 2 3 जाए इधर हम 6 यहाँ पे चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पे हम काट देंगे। ठीक है, 2 का टेबल में 4 जो है वो 2 बार में कट गया, तो इसका आंसर निकल गया 2√3/3। तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दोनों जो रूट्स निकलेगा वो 2√3 करके निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे हेंस 2√3/3 एंड फिर से x इक्वल टू 2√3/3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पे लिख लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है और ये जो कांस्टेंट टर्म 2 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसका फैक्टर करके हमें ये लाना रहता है। तो मल्टीप्लाई किए तो 6 आया, देखो 6 आया, 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें लाना है √6, तो √6 कैसे आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 को जब आप तोड़ते हो तो √6 मल्टीप्लाई √6 करते हैं तो 6 होता है ना। 6 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हमें 2√6 लाना था, तो 2√6 कैसे आएगा, तो 3 1 जा 3 इसको कर दिए पूरा फैक्टर। √6 कैसे आएगा, अभी हमने 6 को जो तोड़ के बताया था वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। √6 कैसे आएगा, 2√6, तो √6 और √6 को जोड़ेंगे तो 2√6 आ गया। बट यहाँ पे हमें -2√6 लाना था, तो हम क्या कर देंगे, दोनों में माइनस लगा देंगे, मतलब -√6 -√6,
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -2√6। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई करके फैक्टर करके हमें ये लाना रहता है, ठीक है। तो इसको हम ले आ चुके हैं, तो इसके जगह पे बस हम इसको यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो 3x² जैसे का वैसे रहने दिए, इसके जगह पे यहाँ पे जो हमने बोला था यहाँ पे पुट कर दिए, +2 है रहने दिए, बराबर 0 कर दिए। अब बस हमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन सर इसमें क्या निकलेगा, देखो इसमें x है, x तो कॉमन निकलेगा। अच्छा, √6 को अगर हम तोड़ेंगे तो √2 मल्टीप्लाई √3 होगा, मतलब 3 को तोड़ेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 होगा, मतलब कि √3 यहाँ से कॉमन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से √3x जो है वो कॉमन निकल गया, तो √3 निकला तो एक √3 बच गया, 2x था, एक x बच गया, माइनस है माइनस डाल दिए, और यहाँ से √3 कॉमन निकला, √2 बच गया, √2 रहने दिए। और इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, इसमें से √2 कॉमन निकालेंगे, तो -√2 यहाँ से कॉमन निकालिए इसमें से, ठीक है। √2 कॉमन निकाले तो √3 बच गया, x यहाँ पे जैसे था वैसे रहने दिए, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो गया, और 2 में √2 निकाल दिए तो √2 बच गया, इसको हम यहाँ पे रहने दिए। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये वाला और ये वाला मिल जा रहा है, तो जो मिलता है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, और ये जो नहीं मिला इसको हम एक बार लिख लेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। अब एक बार इतना बराबर 0 कर सकते हैं, एक बार इतना बराबर 0 कर सकते हैं, तो दोनों तो सेम ही है ना, ये तो सेम ही है, यानी जो रूट्स निकलेगा वो सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो इतना बराबर 0 किए तो 0 आया था, √2 को इस साइड कर दिए, कुछ इस प्रकार से हो गया, फिर √3 को नीचे कर देंगे तो x का वैल्यू 2√3 निकल जाएगा। तो इसको भी करेंगे तो सेम यही निकलेगा ना, क्योंकि सेम है दोनों, यानी कि जो रूट्स हम लोग का निकल गया वो क्या निकल गया, ये वाला √2/√3 एंड √2/√3, मतलब दोनों सेम ही निकलेगा। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ तक जितने क्वेश्चन थे ये सब आपका नेचर ऑफ द रूट से रिलेटेड था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपको मैं करवाने जा रहा हूँ ये आप लोग का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में वर्ड प्रॉब्लम रहता है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन जो होता है वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन की तैयारी करना। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है वर्ड प्रॉब्लम का कि ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम। एक प्लेन जो है वो अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट लेट है, एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो अपना डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए उसको अपना स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर इतना बढ़ाना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि जो यूजुअल स्पीड है वो क्या था, मतलब स्टार्टिंग में जो स्पीड चल रहा था वो क्या था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यूजुअल स्पीड था इसको हम x किलोमीटर पर आवर मान लिए, क्योंकि यूनिट का स्पीड का जो यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर होता है। तो इसको लिख लिए कि लेट द यूजुअल स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, बोला जा रहा है कि अगर स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, तो ये स्पीड इंक्रीज हो रहा है ना, तो पहले जो स्पीड था वो x था, अब स्पीड जो है 100 किलोमीटर बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि 30 मिनट जो प्लेन था वो लेट हो रहा है, तो स्पीड बढ़ा दिया, तो स्पीड को हम लोग बढ़ा दिए, 100 किलोमीटर बढ़ा दिए, तो x प्लस 100 हो गया किलोमीटर पर आवर। ओके, अब डिस्टेंस जो दिया गया था यहाँ पर 1500 किलोमीटर, इसको रहने दिए। अब हम पहले टाइम निकालेंगे। किसका टाइम निकालेंगे? तो पहले हम यूजुअल स्पीड का टाइम निकालेंगे। तो लिखेंगे टाइम टेकन बाई प्लेन विथ यूजुअल स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस मेरा था 1500, इसको लिख दिए, स्पीड था मेरा x, यूजुअल स्पीड पहले ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूजुअल स्पीड का बात किया गया है, टाइम जो निकाल रहे हैं यूजुअल स्पीड के साथ ले रहे हैं, तो ये हम यूजुअल स्पीड x माने थे तो x लिख दिए, ठीक है। ये था यूजुअल स्पीड के लिए। अब हम स्पीड जब इंक्रीज किए तो उसके लिए टाइम क्या होगा? तो इसके लिए लिखेंगे टाइम टेकन बाई प्लेन विथ इंक्रीज स्पीड। स्पीड जब बढ़ा दिए तब इसका टाइम क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला वही यूज़ कर रहे हैं, डिस्टेंस बाई टाइम, लेकिन इसमें जो डिस्टेंस बाई स्पीड, लेकिन इसमें जो स्पीड लेंगे वो इंक्रीज वाला लेंगे, यानी कि ये x प्लस 100 लेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जिस प्रकार से बोला था कि ये 30 मिनट जो था वो प्लेन लेट हो रहा था, मतलब कि ये जो टाइम है और ये जो टाइम है, इन दोनों टाइम को घटा देंगे तो इस 30 मिनट के ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये पहले की स्पीड थी, स्पीड बढ़ा दिया गया, दोनों को घटाएंगे तो जो टाइम बच गया वो 30 मिनट होगा। दोनों को घटा दिए, यहाँ पे देख लो, इसको यहाँ पे लिखे, घटा के इसको यहाँ पे लिखे,
और ये 30 मिनट यहाँ लिखे। अच्छा, मिनट को हमने यहाँ पे क्या किया है, मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया है। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। 30 मिनट था, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे हम। पहले यहाँ पे इसको हम काट दे रहे हैं 0 0, यहाँ पे ये 0 और 0 है, इसको हम यहाँ पे काट दिए। ठीक है, 3 के टेबल में 2 बार में कट जाएगा, तो इसको 3 के टेबल में यहाँ पे देख लो, ये 2 बार में हम काट दिए। ठीक है, और 3 का टेबल में 3 1 बार में आ गया। अब यहाँ पे जो बच गया इसको यहाँ पे लिखेंगे। ये देखो 1500 दोनों में आ रहा है, तो 1500 जो है हम कॉमन निकाल लिए। अब 1500 जब कॉमन निकालिए तो यहाँ पे 1 बच गया, नीचे x है तो यहाँ पे 1/x कर दिए। 1500 यहाँ से भी निकल गया तो यहाँ 1 बच गया, और x + 100 जो है हम रहने दिए। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, और इधर ये जो 1/2 था उधर जैसे का वैसे हम रहने देंगे। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार से आ गया। अब आगे सॉल्व करना है, 1500 है, फिर हम इसको रहने देंगे एंड इसका एलसीएम लेंगे। x और x + 100 का एलसीएम दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखो दोनों मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे x + 100 नहीं है तो ऊपर में इस 1 के जगह पे x + 100 आ जाएगा, और इसमें x नहीं है। ठीक है, ये इसमें x नहीं है तो x जो है ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हो गया। सॉल्यूशन करने तो आता होगा ना, ये तो हर किसी को आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर = 1/2 था उसको रहने दिए, x और x यहाँ पे कैंसिल कर दिए। तो जो बच गया इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये यहाँ पे था बचा लिख दिए, 100 है रहने दिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो गया, x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो गया, और इधर 1/2 जैसे का वैसे ही रहने दिए। अब आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही रह जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किए 30 हो गया, 4 0 था, 4 0 यहाँ पे लगा दिए। अब इस पूरे नंबर को हम = के इस साइड कर देते हैं। ठीक है, तो इधर कर दिए तो माइनस में ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करके 100 लाना है। ठीक है, तो फैक्टर करके 100 ले आना। जब आप इसका फैक्टर करके 100 लागे तो 600 में आप 500 घटाओगे तो 100 आ जाएगा, एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो ये भी आ जा रहा है। ये फैक्टराइजेशन मेथड अगर आपने सीखा हुआ होगा रूट्स निकालने के लिए तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे इजीली कर सकते हो। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा यहाँ पर समझने में तो कमेंट करना, मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में फैक्टराइजेशन अच्छे से सिखा दूँगा, कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालते हैं। ठीक है, इसका फैक्टर करके हमें 100 लाना रहता है। फैक्टर करके आप 100 लाओगे ना तो आपका सिंपली 600 - 500 आ जाएगा। इसको घटा के देख लो 100 आ रहा है। अब हम यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, तो x कॉमन निकाले तो x + 600 बच गया, और यहाँ से 500 कॉमन निकाले और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी x + 600 हो गया। ठीक है, देन आगे का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे x + 600 जो बच गया, मतलब दोनों मिल गया, तो एक बार हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, और x - 500 एक बार लिख देंगे = 0 कर देंगे। तो यहाँ से x + 600 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू -600 निकलेगा। तो ये तो हम स्पीड जो है निगेटिव में तो लेंगे नहीं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हट जाएगा। और एक बार जब हम x - 500 लेंगे तो x का वैल्यू 500 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव में आया, मतलब कि ये वाला जो है हम वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि जो हमें यूजुअल स्पीड निकालने के लिए बोला गया था, तो यूजुअल स्पीड हमारा यही आंसर आ जाएगा 500 km/h। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे आंसर जो है कंप्लीट हो गया था। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जिसका सम ऑफ स्क्वायर्स, उसका स्क्वायर्स का जो सम है वो 365 के इक्वल है। तो पहले आपको 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स लेना होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो x है, और इसके बाद अगला जो नंबर आएगा वो क्या होगा, x + 1, क्योंकि लगातार बोला है, जैसे 2 के बाद 3 तो x के बाद x + 1। तो एक पॉजिटिव इंटीजर अगर हमने x माना, दूसरा क्या हो जाएगा x + 1। अब जैसे क्वेश्चन में बोला है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका स्क्वायर का सम, तो इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, और इसका देखो यहाँ पे बीच में सम कर दिए, ये 365 के इक्वल है। अब इसको आगे बस हमें सॉल्व करना है, तो x² नीचे का जैसे का वैसे ही रहने दिए यहाँ पर, और इसको a + b का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिए, तो a² + 2ab मतलब 2 × x 2x हो जाएगा, और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² मिलकर 2x² हो गया, ये 2x जैसे का वैसे रहने दिए, 1 जैसे का वैसे रहने दिए, ये 365 को इस साइड कर दिए। ठीक है, अब हम इसको घटाएंगे तो -364 हो गया। इन सब में से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं,
तो यहाँ से 2 कॉमन निकालिए, यहाँ से भी 2 कॉमन निकालिए, इसमें 2 से कॉमन निकाले तो 182 आ गया। अब 2 जो है 0 के नीचे आ जाएगा तो 2 हट जाएगा, सिर्फ मेरा ये बच जाएगा। अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 182 का फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टर करके x का कोफिशिएंट 1 है ये लाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे आएगा, चलिए यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। तो 182 का फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले ये 2 का टेबल में 91 बार में आएगा, 91 7 के टेबल में 13 बार में आएगा, और 13 के टेबल 13 1 बार में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फैक्टर करके हमें कितना लाना है, मतलब इसको प्रोडक्ट करके या प्लस करके या माइनस करके किसी भी तरीके से आपको +1 लाना है। तो कैसे आएगा, देखो 7 2 जा 14, 14 में 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट 14 में 13 घटाया तो 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो 14 - 13 हम इस x के जगह पे पुट करेंगे, मतलब 14x - 13x। देख लो x के जगह पे हम वही वाला वैल्यू पुट कर दिया, बाकी -182 x² जैसे का वैसे यहाँ पे उतार दिए हैं। अब यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे और यहाँ से -13 कॉमन निकालेंगे। देखो यहाँ से x कॉमन निकाले तो x + 14 बच गया, यहाँ से -13 कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भी 13 के टेबल में 182 14 बार में आएगा, इसको लिख दिए। तो यहाँ पे x + 14 2 बार आया तो एक बार हम लोग लिख देंगे और x - 13 इसको इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या होगा, एक बार x + 14 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू -14 निकल जाएगा। तो नेगेटिव में तो कोई पॉजिटिव नंबर हम ले नहीं सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ले नहीं सकते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। यानी कि x = जो x - 13 बराबर 0 था, अगर हम ये लेते हैं तो x = 13, ये हमारा पहला पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, x + 1 करेंगे, x के जगह 13 है यानी 13 + 1 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 14। तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पहला जो पॉजिटिव इंटीजर था वो क्या था, 13, एंड अगला जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे सिर्फ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दिया गया है, और यहाँ पे भी वही दिया गया सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह करेंगे। हमें यहाँ पे 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, लेट द 2, यहाँ पे ऑड छूट गया, यहाँ पे ऑड लगा लेना। ठीक है, लेट द 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x + 2। इस बार आपको 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर आप लोग x मान लेना, दूसरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर x + 2 मान लेना। यहाँ पे कंसेक्यूटिव हटाना है आपको, लेट द 2 ऑड लिखना है और पॉजिटिव इंटीजर से भी x एंड x + 2 लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कंसेक्यूटिव हटा देना, बस ऑड लगा देना, यहाँ पे बस ऑड लगा देना, हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर का सम बराबर है 290 के, तो वही काम करेंगे, स्क्वायर का सम 290 के इक्वल हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही, x² जैसे का वैसे हो गया, इसको a + b का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिए, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे बना रहे हैं। इसको प्लस कर दिए 2x², ये 4x रह जैसे का वैसे रहने दिए, इसको इस साइड कर दिए तो -290 हो गया। फिर इसके बाद इसको घटा देंगे तो -286 आया। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल देंगे तो मेरा ये बच गया। अब यहाँ पे 0 के नीचे 2 आ गया तो 0/2 0 हो गया, यानी कि ये बच गया। अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, पहले फैक्टर, और फैक्टर करके हमें क्या लाना है, 2। तो चलिए यहाँ पे हम पहले 143 का फैक्टर कर रहे हैं, तो 143 डायरेक्ट जो होता है 13 के टेबल में आता है 11 बार में। ठीक है, तो 13 - 11 करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि हमें 2 लाना था। 13 - 11 कर दो तो 2 आ जाएगा। तो इस 2 के जगह पे हम कितना लिखेंगे, 13 - 11। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13 - 11, ये x² -143 = 0 जैसे का वैसे उतार दिए। अब यहाँ पे x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे x कॉमन निकाले तो x + 13 हो गया। यहाँ से -11 कॉमन निकालेंगे, -11 कॉमन निकाले, माइनस यहाँ प्लस हो गया, 11 के टेबल में 143 13 बार में अगर =0 कर दिए। अब देखो यहाँ पे x + 13 मिल गया, तो एक बार हम लोग लिखेंगे x + 13, फिर x - 11 है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो एक बार अगर हम x + 13 = 0 कर दें तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -13 + 13 उधर जाके। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का बात किया गया, तो पॉजिटिव इंटीजर तो ये है नहीं, ये तो नेगेटिव है, मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो और एक जो है x - 11 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू 11 निकल जाएगा, यानी कि पहला जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है वो 11 है। तो दूसरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, तो 11 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, मतलब 11 और 13। तो हेंस लिख देंगे दैट 2 ऑड कंसेक्यूटिव
सॉरी यहाँ कॉन्जिक्यूटिव हटा देना, ऑड लगा देना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स भी 11 एंड 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में द सम ऑफ द सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, सेफाली का जो मार्क्स है मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में मिला के 30 है। अब जैसे मान के चलो मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों का मिला के इसका जो मार्क्स है वो 30 है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स इसमें 2 मार्क्स और ज़्यादा आ जाता और 3 मार्क्स इसमें इंग्लिश में कम आ जाता तो इनका मार्क्स का प्रोडक्ट 210 हो जाता है। तो बताओ उसके मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में क्या क्या थे। तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स का जो मार्क्स है वो x है, मान लिए। अब जैसे हमने क्या बताया, मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों का मार्क्स मिला के इसका कितना था, 30 था। मैथमेटिक्स का मार्क्स अगर x मान लिए तो अगर हम इंग्लिश का मार्क्स निकालेंगे तो x इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इंग्लिश का मार्क्स बराबर x माइनस 30 माइनस x। इस वजह से यहाँ पे लिख लिए अगर मैथ का मार्क्स x है तो इंग्लिश का मार्क्स कितना होगा, 30 माइनस x। ठीक है, तो न्यू मार्क्स में क्या बोला गया है कि अगर 2 मार्क्स ऐड हो जाए मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाए तो न्यू मार्क्स मैथमेटिक्स का कितना हो गया, 2 + x। और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाए तो इंग्लिश का तो मार्क्स 30 माइनस x था, इसमें 3 मार्क्स घटा दिए, लेस बोल रहा था तो 30 में 3 घटाएंगे तो 27 हो जाएगा, तो 27 माइनस x बच गया। तो क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो नया मार्क्स है इनका प्रोडक्ट 210 के इक्वल आ रहा है, तो इनका हम प्रोडक्ट कर देंगे, इसका और इसका प्रोडक्ट कर देंगे और इक्वल टू 210 कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 27 से मल्टीप्लाई किए तो 54 आया, फिर 2 को माइनस x से किए तो -2x हुआ, फिर x को 27 से किए तो 27x आया और x को x से किए तो x² हुआ, इक्वल टू इधर 210 रहने दिए। अब इसको हम अरेंज कर रहे हैं, -x² को पहले कर दे रहे हैं, यहाँ पर -x² को पहले कर दिए। अब यहाँ पे -2x + 27x, तो 27 में 2 घटाएंगे तो 25 हो गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, और 54 जैसे का वैसे रहने दिए। और ये जो +200 था इस साइड आया तो ये -200 हो गया। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे, तो चलो यहाँ पे घटा देते हैं, इधर वाला जैसे का वैसे रहने दिए। 54 में 210 घटाएं तो 156 हुआ। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस है तो क्या कर रहे हैं, माइनस हम सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, या फिर माइनस आप कॉमन निकाल सकते हो। आप सब में माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो सबका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो -x² था यहाँ पे देख लो ये +x² हो गया, ये जो +25x था ये -25x हो गया और ये माइनस प्लस हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इससे पहले जैसे आपने इसका फैक्टर करके x का कोफिशिएंट ला रहा था, यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा। 156 का पहले हम करेंगे फैक्टर, तो फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर करके हमें 25 लाना है, तो 25 कैसे आएगा, तो यहाँ पे 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 - 13 मतलब -12 - 13 करेंगे तो -25 आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो है -12 - 13 इस -25x के जगह पे लिख देंगे। तो x² जैसे का वैसे रहने दिए, इसके जगह पे ये जो हमने बोला था इसको लिख दिए, +156 लिख दिए। अब यहाँ से x को हम कॉमन निकालेंगे तो x - 12 हो गया, और यहाँ से -13 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर भी x - 12 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, 13 के टेबल में 156 12 बार में आता है। ठीक है, अब ये और ये मिल गया तो x यहाँ से लिख देंगे x - 12 और x - 13 यहाँ इस प्रकार से बच गया, इसको लिखेंगे और बराबर 0 कर देंगे। तो एक बार क्या हो जाएगा, x - 12 बराबर 0, तो x का वैल्यू यहाँ से एक बार हम 12 निकाल लेंगे और x का वैल्यू हम एक बार 13 निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम x का वैल्यू 12 लेते तो मैथमेटिक्स में अगर 12 मार्क्स आता तो इंग्लिश में कितना मार्क्स आता, 13 में 12 घटाओगे तो कितना मार्क्स आएगा, 18 मार्क्स आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि इफ़ हर मार्क्स इन मैथ इज 12 तो इंग्लिश में उसको कितना मिलेगा, 18। लेकिन अगर मार्क्स अगर हम मैथमेटिक्स में 13 ले लेते हैं, मतलब x का वैल्यू 13 लेते हैं तो वो कितने नंबर लाता, 13 में ये 30 में 13 घटाएंगे तो 17 आता। तो वही यहाँ पे लिख दिया, अगर मैथ का मार्क्स अगर हम 13 ले लेते तो इंग्लिश में कितना लाता, 17 लाता। तो बस यही हमें निकालना था कि दोनों सब्जेक्ट में उसने कितने कितने मार्क्स लाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18, 2 नंबर का सम 18 है। मान के चलो इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं कि लेट 1 नंबर बी x, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर मान के चलो हमें नहीं पता है
ठीक है, y ले लेते हैं तो दोनों का सम मान के चलो 18 दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर हम 18 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख लिए लेट वन नंबर बी एक्स देन अदर नंबर बी 18 माइनस एक्स। अब जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, जो क्वेश्चन बोला है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम, इसका रेसिप्रोकल x के नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/x, इसका सम और इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/18 माइनस एक्स होगा, इसका सम ये इक्वल है 1/4 के। तो इसी को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, x और 18 माइनस एक्स का एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे 18 माइनस एक्स नहीं है तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई होके 18 माइनस एक्स आ जाएगा, इसके जगह पे x नहीं है तो x 1 से मल्टीप्लाई होके x हो गया, इक्वल टू 1/4 हम जैसे का वैसे ही उतार देंगे। अब यहाँ से ये x और x क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिए, जो बच गया नीचे हम लिख दिए इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है, इक्वल टू 1/4 जैसे का वैसे ही उतार दिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 18 4 जा कितना हो गया 72, इसको लिख दिए और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे का वैसे यहाँ पे उतार दिए, ठीक है। अब इन दोनों को हम इक्वल टू के इस साइड कर देते हैं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड आके प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस 18x इस साइड आके माइनस 18x हो गया और प्लस 72 यहाँ पे जैसे का वैसे उतार दिए। अब इसका फैक्टर करके हमें कितना लाना है 18, तो चलिए इसका हम 72 का फैक्टर कर लेते हैं। हमें लाना कितना है 18, तो 18 कैसे आएगा, तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में अगर हम 6 को जोड़ दे तो 18 हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस 18 लाना था इसीलिए दोनों में माइनस लगा दिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी माइनस 18 हम लोग का आ गया है, ठीक है। यहाँ पे माइनस 18 होगा, माइनस छूटा हुआ है, ओके। तो इस माइनस 18 के जगह पे माइनस 12 माइनस 6 लिखेंगे, ठीक है। देख लो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, एक्स स्क्वायर जैसे का वैसे रहने दिए, माइनस 18x के जगह पे माइनस 12x माइनस 6x लिखे और प्लस 72 जैसे का वैसे उतार दिए। अब यहाँ से अगर हम x को कॉमन निकाल ले तो कितना बच जाएगा x प्लस 12, यहाँ से अगर हम माइनस 6 को कॉमन निकाल ले तो 6 का टेबल 72 जो है 72 जो है 12 बार में आता है तो 12 लिख दिए, ठीक है। ये और ये मिल गया तो x माइनस 12 को एक बार हम लिख दिए और x माइनस 6 को एक बार हम लिख दिया और इक्वल टू 0 कर दिए। अब एक बार x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x माइनस 12 करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 12 और x माइनस 6 करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 6, मतलब x का वैल्यू एक बार 12 निकल जाएगा और x का वैल्यू एक 6 निकल जाएगा। तो जो हमें दो नंबर्स निकालने थे वो दोनों नंबर्स क्या हो जाएगा 12 और 6 हो जाएगा, ठीक है। हेंस द टू नंबर्स आर 6 एंड 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दो टैप है, अगर उन दोनों टैप को खोल दिया जाए तो किसी टैंक को ये 9 होल 3/8 आवर्स में फिल्ड कर देता है। अब जो लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो स्मॉलर डायमीटर के टैप से 10 घंटे कम समय लगाता है उस टैंक को फिल्ड करने में। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों टैप को उस टैंक को फिल्ड करने में कितना कितना समय लगेगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द टैप विथ स्मॉलर डायमीटर फिल द टैंक एलोन इन x आवर। अभी हमको तो पता नहीं है कि जिस टैप का डायमीटर छोटा है वो कितने घंटे लगा रहा है फिल्ड करने में उस टैंक को। तो हम मान लिए कि x घंटे समय लगाता है छोटा वाला टैप, यानी कि जिस टैप का डायमीटर स्मॉलर है वो x घंटे समय लगा रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला गया था कि जो लार्जर टैप वाला डायमीटर था, जिस टैप का डायमीटर लार्जर था वो छोटे वाले से 10 घंटा कम समय लगा रहा है। तो इससे 10 घंटा कम कर देंगे ना, x में 10 घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द टैप विथ लार्जर डायमीटर, जिस टैप का डायमीटर बड़ा था वो उस टैंक को फिल करने में इससे 10 घंटा कम समय लगाया, तो कम लगा इसलिए -10 आवर्स कर दिए, ठीक है। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि इन 1 आवर, 1 घंटे में द टैप विथ स्मॉलर डायमीटर कैन फिल 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। मतलब कि 1 घंटे में उस टैंक का जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप था वो कितना पार्ट फिल्ड करेगा।
तो 1/x पार्ट जो है वो फिल्ड कर रहा है 1 घंटे में। ये था आपका स्मॉलर डायमीटर वाला। बिल्कुल इसी तरह से 1 घंटे में लार्जर डायमीटर वाला टैप जो है उस टैंक का कितना पार्ट फिल्ड करेगा, तो 1/x-10 पार्ट फिल्ड करेगा। इसी को हम यहाँ पे लिख दिए कि 1 घंटे में जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है, यहाँ पे लार्जर लिख देना, लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो 1/x-10 पार्ट उस टैंक का फिल्ड करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो दिया गया है कि दोनों टैप जो है एक साथ मिलके इतने घंटे में टैंक को पूरा करता है। तो इसी को हम यहाँ पे लिख दिए, इसको तोड़ेंगे ना तो 8 9 72 + 3 75/8 आएगा। ठीक है, तो अगर बोला जाए टैंक फिर फिल्ड करने में कितना पार्ट लगाएगा, उस टैंक को फिल्ड करने में 1 घंटे में कितना पार्ट लगेगा, तो 8/75 पार्ट लग जाएगा उस टैंक को फिल्ड करने में। ओके, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। जिस प्रकार से x का रेसिप्रोकल किए, इसका रेसिप्रोकल किए, इसी प्रकार से इसका रेसिप्रोकल कर दिए। तो 8 ऊपर चला गया, 75 नीचे आ गया। तो क्वेश्चन में हम लोग का यहाँ पे दिया गया था कि 2 वाटर टैप टुगेदर, मतलब दोनों टैप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो इतने घंटे में फिल्ड करेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अनुसार पहले वाला का जो छोटा वाला जो टैप था उसका हम निकाले थे 1/x, दूसरा वाला का निकाले थे, ग्रेटर वाला का निकाले थे 1/x-10। अब टुगेदर बोला था इसलिए दोनों को जोड़ दिए और हम लोग का ये वैल्यू जो था उसको यहाँ पे लिखे हुए, यानी पीछे जो पार्ट जो हम निकाले थे ना, ये वाला 8/75, ये वाला 8/75 यहाँ पे हम जो निकाले थे, यहाँ पे 8/75 जो निकाले थे इसी को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x और x-10 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे x-10 ऊपर में बच जाएगा क्योंकि इसमें x-10 नहीं है और यहाँ पे x नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे x लिख दिए। अब इक्वल टू 8/75 है, इसको हम रहने देंगे। इसको सॉल्व कर रहे हैं, x 2x हो गया, -10 जैसे का वैसे उतार दिए, x मल्टीप्लाई होकर x² हो गया, ये 10x हो गया और इक्वल टू 8/75 लिख देंगे। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 150x आ गया और 10 को 75 से किए तो 750 आया। 8 को x² से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² हो गया और 8 10 जा 80x हो गया। अब इन दोनों को हम इक्वल टू के इस साइड कर देंगे, इधर वाला जैसे का वैसे उतार दिए, प्लस 8x² इस साइड आके -8x² हो गया, -80x इस साइड आके +80x हो गया। अब इसमें ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये -8x² जैसे का वैसे उतारे, जैसे कि बोले थे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 230 हो जाएगा और इसको जैसे का वैसे उतारे। अब यहाँ से देखा जाए तो ये सब सारा ही जो है 2 के टेबल में आता है, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, -2 कॉमन निकाल रहे हैं। तो 2 का टेबल में 8 4 बार में आया, ये जो है 115 बार में आया और ये जो है 375 बार में आया, और -2 है जो है 0 के नीचे आ जाएगा तो इधर पूरा 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ मेरा ये वाला बचेगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, इसमें हम पीछे आप लोगों को बताए थे कि फैक्टराइजेशन मेथड से आपको रूट्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको 115 लाना है। तो जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 115 लाओगे तो 100 - 15 कर लेना। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर लिया है, प्रोसेस हमने आप लोगों को पीछे ऑलरेडी सिखा दिया है। दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको किसी तरीके से 115 लाना है। तो कैसे आएगा, तो 100 में 15 को आप ऐड करोगे तो 115 आ जाएगा। ठीक है, अब बस यहाँ से कॉमन निकालना है, यहाँ से कॉमन निकालना है। यहाँ से जो है 4x कॉमन निकाले तो x - 25 आ गया, यहाँ से 15 कॉमन निकाले तो यहाँ पर x - 25 आ गया। यहाँ पे एक बार x - 25 दोनों में है तो एक बार लिख दिए, 4x - 15 है, इसको यहाँ पे लिख दिए। अब एक बार x - 25 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 25 निकल जाएगा। इसी प्रकार से 4x - 15 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू 15/4 निकल जाएगा। अब अगर हम ये फ्रैक्शनल वाला वैल्यू लेते हैं, इफ़ वी टेक द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 15/4, देन अब ऊपर में जो हमने x - 10 निकाला हुआ था उसमें अगर आप x के जगह पे 10 को पुट करते हो ना तो निगेटिव वैल्यू निकलता है, जो कि टाइम कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से हम x का वैल्यू कितना लेंगे 25। सो वी टेक x इक्वल टू 25। अब 25 में 10 को घटाएंगे तो निकल जाएगा 15, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्मॉलर टैप है टैंक को फिल्ड करने में 25 घंटे समय लगा रहा है, क्योंकि हमने x माना था
छोटा वाला टैंक के लिए, मतलब स्मॉलर टैप जिसका था, और लार्जर को फिल करने में जो 15 निकालने हैं ये इतना घंटा समय लगाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट है, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह के एक क्वेश्चन को हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसको कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, मतलब जर्नी टोटल डिस्टेंस दे दिया गया किसी फ्लाइट का 600 किलोमीटर। एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो ड्यू टू बैड वेदर, जो एयरक्राफ्ट है वो बैड वेदर की वजह से स्लो हो जाता है। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस, जो एवरेज स्पीड था उससे जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर जो होता है घट जाता है। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट, ऑब्वियसली स्पीड घट गया तो टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा, 30 मिनट टाइम जो है वो बढ़ जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया कि ओरिजिनल स्पीड क्या है और ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट क्या है। ओरिजिनल ड्यूरेशन का मतलब ओरिजिनल टाइम उस फ्लाइट का क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी तरह से हम ऑलरेडी पीछे बना चुके हैं, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम। सबसे पहले जो ओरिजिनल स्पीड है उस फ्लाइट का हम x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। अब जो स्पीड है होता है वो 200 किलोमीटर घट जा रहा है, ठीक है, तो इसी वजह से रिड्यूस्ड स्पीड हो गया x माइनस 200 किलोमीटर। स्पीड जो है ओरिजिनल स्पीड से 200 किलोमीटर घट जा रहा है, तो घटा दिए हम। डिस्टेंस दिया गया था 600 किलोमीटर, इसको लिख दिए। अब हम टाइम निकालेंगे इस एवरेज स्पीड के अनुसार। एवरेज स्पीड मेरा x किलोमीटर पर आवर था, जो ओरिजिनल स्पीड था मेरा वो पहले क्या था x किलोमीटर पर आवर। तो इसका अगर हम टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाई स्पीड फॉर्मूला हो जाएगा। डिस्टेंस 600 हो गया, स्पीड हम x ले रहे हैं तो x हो गया। रिड्यूस्ड स्पीड के अनुसार अगर हम टाइम निकाले तो ये यहाँ पे 1500 नहीं होगा, यहाँ पे 600 होगा, ठीक है, इसको सुधार लेना। 600 बाई जो रिड्यूस स्पीड था x माइनस 200, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार जो ये 600 यहाँ पे 600 होगा, 1500 हो गया, ठीक है। 600 बाई x माइनस 200, तो 600 बाई x माइनस 200 इसको लिख लेंगे, ये वाला यहाँ पे लिख लेंगे। और ये जो 30 मिनट दिया गया था तो मिनट को आवर में चेंज किए तो 60 से हम डिवाइड कर दिए, ठीक है। ये हमने पीछे भी आपको सिखाया था, सेम उसी टाइप से ये बढ़ रहा है। बस आगे इसको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इसमें हम सॉल्व करके आपको नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि इस तरह क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आंसर कितना आएगा तो आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 600 आएगा एक, और दूसरा नेगेटिव में -400 आएगा। तो नेगेटिव में तो स्पीड होगा नहीं, तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये स्पीड यहाँ पे लिख सकते हैं कांट में नेगेटिव, तो ओरिजिनल स्पीड जो आपका हो जाएगा वो 600 हो जाएगा। तो एक तो हमें ओरिजिनल स्पीड निकालना था जो कि हम निकाल लिए, और हमें ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट भी निकालना था, मतलब ओरिजिनल टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, इसको लिख लिए। डिस्टेंस कितना था 600, और ओरिजिनल स्पीड अभी हमने यहाँ पे कितना निकाला 600, दोनों को काट देंगे तो काटने के बाद कितना आ जाएगा 1, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन मेरा 1 आवर निकल जाएगा। तो बस ये जो 10 क्वेश्चन थे ना, आपके गारंटी परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से रहेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से और कुछ भी नहीं आएगा। तो आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे के चैप्टर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू।